प्यारे बच्चों नमस्कार। सरस्वती शिशु मंदिर SSM के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं विज्ञान के 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के पहले पार्ट को डिस्कस करने वाले हैं और ये 30 प्रश्न परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आपको लाइक करना है। अपने सभी दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करिए ताकि अच्छी तैयारी वो भी कर सके और इसी प्रकार के नए वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले जो वीडियो है वो आपको मिल सके। आज का हमारा पहला प्रश्न आपके सामने है। पहले प्रश्न पूछा है लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं। हमें बताना है कि लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं। पहला विकल्प है वक्रता केंद्र, बी है द्वारक केंद्र, सी है प्रकाशीय केंद्र, डी है अक्ष केंद्र। तो बताइए लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं। तो आपको याद रखना है लेंस के केंद्रीय बिंदु को प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो रहेगा वो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2, वाहनों के साइड मिरर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। वाहनों के जो साइड में ग्लास लगा रहता है उसमें किस दर्पण का प्रयोग होता है। अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, समतल दर्पण का या उपरोक्त सभी। तो आपको याद रखना है कि वाहनों के जो साइड मिरर होते हैं उसमें जो दर्पण लगा रहता है वो दर्पण होता है उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण लगा रहता है? तो आपको बताना है उत्तल दर्पण लगा रहता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 3, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। किसे रासायनिक दूध कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, किसे रासायनिक दूध कहा जाता है। उद्दीपक को, पाचक रस को, हार्मोन को या आवेग को। तो बताइए रासायनिक दूध किसे कहा जाता है। तो रासायनिक दूध कहा जाता है हार्मोन को। किसको कहा जाता है? हार्मोन को रासायनिक दूध कहा जाता है। ऑप्शन सी हार्मोन हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 4, किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। कौन सा ऐसा दृष्टि दोष है जिसके निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिए जो निकट दृष्टि दोष होता है उसके निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा निकट दृष्टि दोष। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर रहेगा। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 5 की ओर। पांचवा प्रश्न है, एक विद्युत यूनिट किसके बराबर है। एक विद्युत यूनिट किसके बराबर होता है। तो एक विद्युत यूनिट बराबर होता है 1 किलोवाट घंटा के बराबर होता है। ऑप्शन बी जो रहेगा वो पांचवें प्रश्न का एकदम सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6, प्रश्न क्रमांक 6 पूछा है, बायोगैस किससे प्राप्त होने वाला उत्पाद है। बायोगैस किसके द्वारा प्राप्त होने वाला उत्पाद है। गोबर से, लकड़ी से, कोयले से या इनमें से कोई नहीं। तो हम सभी जानते हैं कि जो बायोगैस प्राप्त होता है वो किससे प्राप्त होता है। तो ये गोबर से प्राप्त होने वाला उत्पाद है। अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो रहेगा हमारे इस छठे प्रश्न का राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 7, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक पूछा है। तो लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक मात्रक विहीन होता है। क्या होता है? मात्रक विहीन होता है। अर्थात इस पर उसका कोई मात्रक नहीं होता है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 8, उत्तल लेंस की क्षमता होती है। बताना है उत्तल लेंस की क्षमता कैसे होती है। ऋणात्मक होती है, धनात्मक होती है, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वो हमेशा धनात्मक होती है। उत्तल लेंस की क्षमता कैसी होती है? धनात्मक होती है। ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 9, निम्न में से वाशिंग सोडा का सही सूत्र बताना है। वाशिंग सोडा का सही सूत्र कौन सा है। तो वाशिंग सोडा का सही सूत्र क्या होगा? Na2CO3.10H2O। ये किसका सूत्र है? तो ये वाशिंग सोडा का सूत्र है। किसका सूत्र है? वाशिंग सोडा का सूत्र
Na2CO3.10H2O है। ये सूत्र किसका है? तो आपको याद रखना है Na2CO3.5H2O ये धावन सोडा का सूत्र है। किसका सूत्र है? परीक्षा में पूछा जा सकता है कि धावन सोडे का सूत्र लिखिए, तो आपको लिखना है Na2CO3.5H2O। ये किसका सूत्र हो जाएगा? धावन सोडे का सूत्र हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 10। लोहे से जिंक के लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? लोहे से जिंक के लेपित करने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है गैल्वेनीकरण। क्या कहा जाता है? लोहे से जिंक के लेपित करने की क्रिया को गैल्वेनीकरण कहा जाता है। ऑप्शन बी गैल्वेनीकरण हमारा सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 11। निम्न में से अक्रिय तत्व कौन सा है? यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। पहला है कार्बन, अगला है हीलियम, सोना और हाइड्रोजन। इन चारों में से अक्रिय तत्व कौन सा है? तो हीलियम जो है ये कौन सा तत्व है? अक्रिय तत्व है। ऑप्शन बी हीलियम हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और हीलियम का संकेत क्या होता है? He होता है। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 12। प्रश्न क्रमांक 12 में आपको बताना है काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? आंसर आपको कमेंट करके बताइए, जल्दी से बताइए काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है। तो आपको हमेशा याद रखना है काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा याद रखिए सीधा होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हमारे इस प्रश्न का हो जाएगा। क्लियर? अभी तक वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने सभी दोस्तों तक शेयर करिए। प्रश्न संख्या 13 देखिए, 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्न में से कौन सी है? यहाँ पर पूछा है 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्न में से कौन सी है? तो 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा इनमें से 10⁻⁻6 एम्पियर जो है ये 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा है। ऑप्शन नंबर सी जो रहेगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 14। मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? पहला है 2, 4, 6 या 8। तो मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो आपको बताना है 4 सहसंयोजक बंधन होते हैं। मीथेन का सूत्र आपसे पूछा जा सकता है, इसका सूत्र होता है CH4। मीथेन को मार्श गैस भी कहा जाता है। एक प्रश्न पूछा हुआ है मार्श गैस किसे कहा जाता है? तो आपको बताना है कि मीथेन को मार्श गैस कहा जाता है। ये सारा आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 15। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? क्या पूछा है प्रश्न में? आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार पूछा है। परमाणु आयतन, बी है परमाणु घनत्व, सी है परमाणु द्रव्यमान या परमाणु संख्या। तो आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का जो आधार है वो आधार क्या है? तो वो आधार है परमाणु संख्या। क्या आधार है? परमाणु संख्या इसका आधार है। ऑप्शन नंबर डी हमारे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 16। 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है? तो 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहा जाता है सिनेप्स या इसको सिनेटिक दरार भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो रहेगा वो प्रश्न संख्या 16 का सही उत्तर रहेगा। आगे बढ़ा जाए, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 17। धारा मापने में किसका उपयोग होता है? बताइए धारा मापने में किसका उपयोग होता है? अमीटर का, वोल्टमीटर का, वोल्टामीटर का या मोनोमीटर का? तो आप बताइए इसका उत्तर क्या रहेगा? तो आपको याद रखना है धारा मापने में किसका उपयोग होता है? तो आप याद रखिए अमीटर का उपयोग धारा मापने में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो रहेगा वो प्रश्न 17 का सही उत्तर रहेगा।
अगला प्रश्न देखिए 18 नंबर, अपघटक का उदाहरण पूछा है। अपघटक का उदाहरण बताइए। कवक होगा, बाघ होगा, बकरी या पौधे, हरे पौधे। इनमें से अपघटक का उदाहरण क्या होगा? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? कवक। कवक जो है यह अपघटक का उदाहरण है। ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 19, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? स्टार लगा लीजिए, काफी बार पूछा हुआ प्रश्न है। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? पहला विकल्प है जनित्र, बी है गैल्वेनोमीटर, सी है अमीटर, डी है इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की जो युक्ति होती है उस युक्ति को कहते हैं जनित्र। क्या कहते हैं? जनित्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए जनित्र हमारा राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 20। प्रश्न क्रमांक 20 में पूछा है सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु पूछी है। सक्रियता की श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? Au, अर्थात यहाँ पर बात किसकी हो रही है? सोने की हो रही है। बी ऑप्शन दे रखा है Na, अर्थात यहाँ पर क्या बोला है? ये किसका प्रतीक होता है? सोडियम का होता है। सी ऑप्शन देखिए Hg, अर्थात पारा। और डी ऑप्शन देखिए Cu, अर्थात कॉपर। तो इन चारों में से सबसे क्रियाशील धातु कौन सी हो जाएगी? सोडियम हो जाएगी, Na हो जाएगी। क्योंकि आपको पता है, आर्ट में पढ़ चुके हैं आपको कि सोडियम को अत्यधिक क्रियाशील होने के कारण इसको मिट्टी के तेल में रखा जाता है। कहाँ पर रखा जाता है? मिट्टी के तेल में रखा जाता है। सोडियम से ही आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा कि इसका सोडियम का परमाणु क्रमांक बताइए। तो सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो आपको याद रखना है, सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11। ठीक है। सोने का परमाणु क्रमांक याद रखिए। सोने का जो परमाणु क्रमांक होता है, सोने का परमाणु क्रमांक कितना याद रखना है? तो सोने का परमाणु क्रमांक होता है 79। ठीक है। अगला देखिए पारा, इसको एक और नाम से भी जाना जाता है मरकरी। ठीक है। और इसका परमाणु क्रमांक की अगर बात की जाए, किसकी बात कर रहे हैं हम? पारे के परमाणु क्रमांक की। तो पारे का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 80। ठीक है। अगली बात कर रहे हैं कॉपर की। तो कॉपर का परमाणु क्रमांक याद रखिए, एग्जाम में पूछा जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 29। ठीक है। इतनी इंफॉर्मेशन आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 21, एक पोकोमीटर किसके बराबर होता है? एक पोकोमीटर किसके बराबर होता है? तो एक पोकोमीटर जो बराबर होता है वो होता है 10 की घात -12 मीटर के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए जो रहेगा वो इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। आगे बढ़ा जाए प्रश्न संख्या 22 की ओर। निम्नलिखित में से यहाँ पर आपसे नर युग्मक कौन है ये पूछा हुआ है। निम्नलिखित में से नर युग्मक कौन है? पहला है शुक्राणु, अंडाणु, योनि, फॉलोपियन नलिका। इनमें से बताइए नर युग्मक कौन है? तो नर युग्मक हो जाएगा शुक्राणु। क्या हो जाएगा? शुक्राणु हमारा राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 23, जिब्रेलिन क्या है? बहुत बार पूछा हुआ है प्रश्न। जिब्रेलिन क्या है? तो आपको याद रखना है, जिब्रेलिन एक हार्मोन है। क्या है? जिब्रेलिन एक हार्मोन है। ऑप्शन ए हार्मोन हमारा सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, पत्तियों का मुरझाना किस हार्मोन के कारण होता है? पत्तियों का मुरझाना ये किस हार्मोन के कारण होता है? ऑक्सिन के कारण, जिब्रेलिन के कारण, साइटोकाइनिन के कारण या एब्सिसिक अम्ल के कारण? तो पत्तियों का मुरझाना कौन से हार्मोन के कारण होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पत्तियों का मुरझाना एब्सिसिक अम्ल के कारण होता है। ऑप्शन नंबर डी 24 के प्रश्न का राइट आंसर रहेगा। आगे बढ़िए प्रश्न संख्या 25 की ओर। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा किसमें होता है? अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा किसमें होता है? तो ये होता है यीस्ट में। किसमें होता है? मुकुलन द्वारा यीस्ट में होता है। ऑप्शन बी हमारे इस 25वें प्रश्न का राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 26, हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है? जो डाई कटिंग बनाते हैं उसके लिए किस दर्पण का उपयोग होता है? अवतल का,
उत्तल का, समतल दर्पण का, या इनमें से कोई नहीं। तो हजामत बनाने के लिए याद रखिएगा कौन से दर्पण का उपयोग होता है, तो अवतल दर्पण का इसमें उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए जो रहेगा हमारा राइट आंसर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 27। घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है? घरों में विद्युत से जो दुर्घटना होती है वो किसके कारण होती है? फ्यूज तार के कारण, शॉर्ट सर्किट के कारण, उच्च धारा प्रवाह के कारण, या इनमें से कोई नहीं। तो घरों में आपने देखा होगा कि विद्युत से जो दुर्घटना होती है वो अधिकतर शॉर्ट सर्किट के कारण होती है। किसके कारण होती है? शॉर्ट सर्किट के कारण से घरों में विद्युत से दुर्घटना होती है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हमारे इस प्रश्न संख्या 27 का रहेगा। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 28। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आंख किसकी भांति व्यवहार करती है? हमारी जो आंख है ये किसकी भांति व्यवहार करती है? अवतल दर्पण की तरफ, उत्तल लेंस की तरफ, समतल दर्पण की तरफ, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए आंख किसकी भांति व्यवहार करती है? इसका करेक्ट आंसर होगा आंख उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करती है। हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 29। किसी भी अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? यहाँ पर क्या पूछा है? अम्लीय विलयन का पीएच मान पूछा है 7 के बराबर। जब 7 के बराबर किसी का पीएच मान होगा तो वो क्या हो जाएगा? उदासीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उदासीन हो जाएगा। 7 से यदि अधिक पीएच मान होगा तो वो क्या हो जाएगा? क्षारीय हो जाएगा। और 7 से कम अगर होगा तो क्या हो जाएगा? अम्लीय हो जाएगा। प्रश्न में हमें अम्लीय विलयन का पीएच मान होगा तो ये बताना था। तो 7 से कम अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। आज के इस वीडियो का अंतिम प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 30। एक अणुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक को क्या कहते हैं? एक अणुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक क्या कहलाते हैं? तो ये क्या कहलाते हैं? समावयवी कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो रहेगा हमारे इस अंतिम प्रश्न संख्या 30 का सही उत्तर हो जाएगा। तो बच्चों आज के इस वीडियो में हमने जो 30 प्रश्न डिस्कस किए हैं, उम्मीद करता हूं ये 30 प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, अपने सभी साथियों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिए ताकि इस प्रकार के वीडियो आपको मिल सके और आप कक्षा 10वीं में विज्ञान में बहुत ही अच्छा स्कोर कर सके। आज के इस वीडियो में इतना ही। आपने इस वीडियो को अंत तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं ऐसे नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।